नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं, ये सवाल खड़े किए जाते हैं कि फला घटना से क्या सरकार कुछ सीखेगी? क्या शासन प्रशासन कुछ सीखेगा? क्या पुलिस कुछ सीखेगी? और बहुत आसानी से शासन को, प्रशासन को, पुलिस को, खुफिया तंत्र को, सरकार की नाकामियों को लोग गिनाना शुरू कर देते हैं। बहुत आसान है ये। बहुत कम लोग संभवतः जानते हैं कि जो 100 आतंकवादी वारदातें होनी होती हैं, जो डिजाइन की हुई होती हैं, पुलिस की, खुफिया तंत्र की, सरकार की सतर्कता की वजह से उनमें से 99 को रोक दिया जाता है, प्रिवेंट कर लिया जाता है। उन आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, हिरासत में लिया जाता है, उनके इंट्रोगेशन होते हैं, नई-नई जानकारियाँ मिलती हैं, नए जगहों पर, नए ठिकानों पर छापे पड़ते हैं और जो एक पूरी श्रृंखला होती है, जो लिंक होते हैं साजिशों के, उनको तोड़ा जाता है। लेकिन 99% जब 1% कोई वारदात कहीं हो जाती है, तो फिर उन 99 पर भी पानी फेर दिया जाता है। और जिनको पूरी साजिशों का अंदाजा भी नहीं कि किस-किस तरह से रची जाती हैं आजकल, जो कोड वर्ड में बातें की जाती हैं और नए-नए इक्विपमेंट, नई-नई चीज़ों को आजकल यूज़ किया जा रहा है और कौन-कौन सी ताकतें भारत को अस्थिर करने में लगी हुई हैं, वो भी बड़ी आसानी से इंटेलिजेंस फेलियर का ज़िक्र करके बैठते हैं। ये तो कहा जाता है कि जी जंतर-मंतर की इस घटना से कोई सबक लेगी क्या सरकार? ये नहीं पूछा जाता कि जो विपक्ष इतनी बड़ी-बड़ी वारदात होने के बावजूद गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाए हुए है, वो कभी कुछ इन चीज़ों से सीखेगा या नहीं सीखेगा? और क्या वो ये इस तरह की अनहोनी घटनाओं, दुर्घटनाओं, अप्रिय घटनाक्रम से खुश होकर जो तालियां बजाते हैं, उसका सिला क्या उनको नहीं मिला है अभी तक? अलग-अलग चुनाव में जिस तरीके से लोग उनको नकार रहे हैं, क्या उससे वो सीख लेंगे, सबक लेंगे और अपने कुल आचरण में, व्यवहार में, अपनी अप्रोच में सकारात्मकता लेकर के आएँगे कि ऐसे राष्ट्रीय हितों से जुड़े हुए समाज में जहर घोलने वाले विषयों पर तो कम से कम वो अपना एक स्टैंड क्लियर रखें? या वो ऐसे तत्वों को हवा देते हैं या ऐसे तत्वों को टूल की तरह इस्तेमाल करने लगे हैं कि समाज में विघटन होगा, असंतोष होगा, हिंसा होगी, पत्थरबाजी होगी, तोड़-फोड़ होंगी, आगजनी होगी, तो सरकार बदनाम होगी और हमारे लिए अवसर उपलब्ध होंगे। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं एकलव्य सिंह जयपुर से। उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। एकलव्य, बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम सर आपको, आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। तो मैं पूछूंगा, मैं छोड़ देता हूं कि सरकार कोई सबक लेगी कि नहीं लेगी, उनको सपोर्ट करने वाले कुछ सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे, ये विपक्ष कभी कुछ सीखेगा, कभी सकारात्मक होगा, ये डर्टी पॉलिटिक्स करना बंद करेगा क्या कभी? सर मैंने एक्चुअली जब आपने बात रखी तो मैंने अभी इमीडिएटली आपको एक वीडियो भेजा है सर, अगर वो उचित लगे तो आप दिखा दीजिएगा सर उसको दर्शकों को। ये सर सुषमा जी का बयान है सर, लोकसभा में जब अन्ना हजारे जी का आंदोलन चल रहा था तो उस समय उन्होंने अपनी एक बात रखी थी। तो विपक्ष का क्या दायित्व होता है, मैं समझता हूँ कि शायद दर्शक जो है समझ सकें कि आज के विपक्ष और जब बीजेपी विपक्ष में थी तो क्या अंतर था सर। एक्चुअली मुझे सर जी से अपना अनशन त्यागने की मुझे लगता है वो अपील सारे सदन की अपील बन जाए तो कहीं ज्यादा अच्छा होगा। मैं विपक्ष की तरफ से स्वयं को संबद्ध करते हुए
ये अपील करना चाहूंगी कि श्री अन्ना हजारे जी अपना अनशन त्याग दें। उनकी जो एक मांग है एक प्रभावी और सशक्त लोकपाल बिल लाने की, मैं यहाँ से कहना चाहती हूँ कि देश एक प्रभावी और सशक्त लोकपाल बिल लाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सब यहाँ बैठे हुए एक बहुत प्रभावी लोकपाल बिल लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम ऐसा बिल लाएंगे। हम इस सदन से उन्हें आश्वासन देते हैं कि हमें कितना भी संशोधन करना पड़े, हम एक सशक्त और प्रभावी लोकपाल बिल इस सदन से निकाल कर लाएंगे। ये सदन उनसे अपील करता है कि आपका जीवन अमूल्य है, आप अपना अनशन त्याग दें, और ये पूरे सदन की तरफ से एक अपील अन्ना हजारे जी को चली जाए, इसलिए मैं स्वयं खड़ी हूँ कि पूरे सदन की तरफ से ये एक आवाज। जी तो सर ये अंतर है सर। देखिए सर, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसमें जो पूरी राजनीति, एक इसका राजनीतिक एस्पेक्ट है सर और एक इसका नैरेटिव और परसेप्शन का एस्पेक्ट है। तो सर मुझे लगता है कि एक सर ये भी जो बात हो रही थी ना कि क्या, एक छोटी सी बात इस पे भी रख ही देता हूँ सर, कि ये जो बात हो रही थी ना कि क्या सरकार सबक सीखेगी या नहीं। देखिए सर, ऐसा है कि ये जो सरकार है, मोदी लेड सरकार, और मोदी जी की जो 25 वर्ष की कार्यशैली है, ये लोग उन पे आरोप लगा सकते हैं एक डिक्टेटोरियल स्टाइल का या कुछ भी, लेकिन सच्चाई ये है कि वो एक कंटिन्यूअस लर्निंग कर्व को फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं। उसके हिसाब से अपने आप को री इन्वेंट और इम्प्रूव करने का संकल्प लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं, और यही उनकी सफलता का सूत्र है सर, कि वो 25 वर्ष से लगातार लोगों में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री की तरह बने हुए हैं, सबसे लोकप्रिय नेता की तरह बने हुए हैं सर। अब देखिए सर, यहाँ जो हमारी सिचुएशन हुई, इसका एक राजनीतिक एस्पेक्ट था और एक नैरेटिव और परसेप्शन वाला एस्पेक्ट था सर। जहां तक नैरेटिव वाला बैटल था, ये बात तो सही है सर, इसको मानना पड़ेगा कि शायद सरकार ने जो सोचा था कि ये लोग जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से और जो इनको बैकिंग या फंडिंग मिल रही थी उसके माध्यम से ये लोग जो एक नैरेटिव क्रिएट कर पाएंगे, शायद उसको अंडर एस्टिमेट करा गया। इनफैक्ट मुझे तो कोई संशय नहीं है कि उसको अंडर एस्टिमेट करा गया, लेकिन जब पता चला कि ऐसा हुआ है तो सरकार ने उसको डाइल्यूट करने के लिए एक सीधा स्टेप लिया कि डायरेक्ट एंगेजमेंट करा और रेजिग्नेशन करा दिया। तो ये सर, जहां तक सोनम वांगचुक जी के फास्ट की बात थी या कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की बात थी, वो तो सर वहीं पे सारा कुछ खत्म हो गया सर। अब सर इसके बाद क्या होता है कि भाई कांग्रेस को क्या मिला अंत में? कांग्रेस भी मेन ऑपोजिशन पार्टी तो कांग्रेस ही है ना सर। इस संदर्भ में सर मैंने आपको एक फोटो भेजी थी सर, मैं चाहूंगा कि आप वो दर्शकों को वो फोटो दिखाएं सर, राहुल गांधी जी की। वो आज कांग्रेस के कई प्रवक्ताओं ने और कई ऑफिशियल सोशल मीडिया से ट्वीट करके आज की ये राहुल गांधी जी की तस्वीर ट्वीट करी है और उस पर लिखा है 56 इंच। अब आप देखिए सर कि कांग्रेस की, अब नैरेटिव और परसेप्शन की बात कर ली, लेकिन पॉलिटिक्स की जो बात है, ये बड़ा इंटरेस्ट हुआ है। आज एक और काम हुआ है, आप अपनी कंटिन्यू रखिएगा सर। दिल्ली की सड़कों पर थैंक यू राहुल गांधी के बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। जी सर, जी सर। तो सर ये सब जो किया जा रहा है, इसका कारण ये है कि ये देखिए कितना, मतलब एक तरह से मजाक का विषय बन गया है कि जो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जो व्यक्ति इस देश के सबसे बड़े राजनीतिक और पावरफुल परिवार से है, उस पार्टी और उस परिवार को अपना 56 इंच का सीना भी एक ऐसी पार्टी से उधार लेना पड़ रहा है जिसको बने हुए 56 दिन भी नहीं हुए हैं सर। ये हालात हो चुके हैं सर इस पार्टी के। और बीजेपी के लिए तो अब इसके बाद बड़ा सिंपल था सर। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो जब रास्ते का बाधा, मतलब हट गई रास्ते की बाधा, तो उसके बाद पार्लियामेंट में आगे बढ़ना था। वहां पे भी ये एक्सपोज हो गए सर, क्योंकि बीजेपी जानती है कि ये हमेशा चर्चा से भागेंगे, चर्चा करने का सामर्थ्य ही नहीं है इनमें। बात किस मुद्दे पे होती है, मतलब आप सोचिए सर कि इनके अगेंस्ट किस तरह से ये एक्सपोज हुए हैं कि जिस चीज का आप क्रेडिट स्टील करने की कोशिश कर रहे हो, यदि अगर सरकार उस मांग को मान के और उसी के लिए बिल लेके आ रही है, तो आप उसी में बाधा बन रहे हो दोबारा। अब इससे ज्यादा कोई क्या एक्सपोज हो सकता है सर? लेकिन ये मैं अवश्य मानूंगा सर कि अभी भी मुझे लगता है कि
कुछ चीजों में, एंड अगेन मतलब ये एक नई चीज है तो एक बीजेपी के लिए एक तरह से लर्निंग कर्व है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर कि कम्युनिकेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जहां पे थोड़े से अभी और इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। जैसे कि मैंने जो दो व्यक्तिगत रूप से जो दो चीजें आइडेंटिफाई करी सर, एक तो ये, और मैंने मतलब इस शो से पहले इसीलिए आपसे भी थोड़ा एक क्लैरिफिकेशन लिया इस मुद्दे पे सर। देखिए जो FIRs को विड्रॉ करने का मामला है, ये सर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार ने जो कदम उठाया है वो बिल्कुल सही किया है। जो उनकी मांग थी, सरकार ने कहा है कि जो पीसफुल प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स थे, जिनका कि ये मंशा नहीं थी कि ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाए या कोई इस तरह की इसमें हिंसा हो जाए, अराजकता हो जाए, वो अगर कहीं पुलिस केसेस के लपेटे में आ गए हैं तो उनको केसेस को वापस लिया जाएगा। टर्म जो यूज करी गई है वो एकदम क्लियर है, पीसफुल प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। लेकिन माहौल क्या बनाया जा रहा है कि सरकार अपने वादे से हट रही है। अरे भाई, कैसे वादे से हट रही है? ये तो सरकार का दायित्व है कि जो एक्चुअली वायलेंस कर रहे थे, जो गुंडागर्दी कर रहे थे, वो स्टूडेंट्स हो नहीं हो, उनपे तो जो कानूनी कार्रवाई होती है वो बनती है, और सरकार करने भी वही वाली है और सही भी वही है। सेकेंड पार्ट जो है सर, वो जो मुझे लगता है वो है सर इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम का पार्ट सर। उसमें सर एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है सर कि कहीं ना कहीं उसको मतलब अब तो ये सर क्लियरली एक्सपोज्ड है कि 22 मिलियन फॉलोअर्स जो होते हैं सर, वो बिना बहुत भारी फंडिंग के, मतलब जो बॉट्स मतलब बीजेपी और कांग्रेस भी नहीं खरीद पाई इतने वर्षों में, इतनी बड़ी फॉलोइंग एक पार्टी जो 10 दिन पहले बनी थी उसने तैयार कर ली। और उसको अच्छा, आप देखिए सर, आपने एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज नोट करी होगी, कल आपके ही शो में हम लोग जिस तरह के वीडियोस पे चर्चा कर रहे थे, आज वो वीडियो दिखाई नहीं दे रहे हैं सर किसी की फीड में। मैं तो रेगुलर इंस्टाग्राम यूज करता हूं, आज तो बिल्कुल अलग तरह के मतलब दूसरी तरफ के नैरेटिव के वीडियोस दिखाई दे रहे हैं। इसका कारण ये है सर कि जो इनको अचीव करना था, उसके लिए जो ये फंडिंग पुश कर रहे थे, जब वो अचीव हो गया तो उस फंडिंग को अब स्टॉल कर दिया गया है, विड्रॉ कर लिया गया है। तो जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम में जो फंडिंग लगी हुई थी सर, वो अब विड्रॉ हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं सर एक ये भी मतलब मुझे लगता है एक सीख लेने वाली बात है कि पहले तो क्या होता था सर कि मोस्टली इंस्टाग्राम ही नहीं, कंप्लीटली सोशल मीडिया को सारे ही राजनीतिक दलों ने एक प्रचार तंत्र की तरह यूज किया सर। लेकिन अब सर इसको एक इस तरह के टूल की तरह यूज किया जा रहा है जिसमें आप कह सकते हैं कि परसेप्शन जो है वो थोड़ा बहुत ग्राउंड पे भी ट्रांसलेट होता है, और उसके द्वारा आप कह सकते हो कि एक संवाद, संघर्ष या जवाबदारी तय करने की भी अब एक उसमें शक्ति दिखाई दे रही है सर। तो मुझे लगता है सर कि कुछ चीजें हैं जो बीजेपी क्लियरली कर सकती है। हम मुझसे ज्यादा समझदार लोग बैठे हैं, लेकिन उनको इस बात पे चिंतन अवश्य करना चाहिए कि और क्या चीजें हैं जो करी जा सकती हैं, क्योंकि मोदी जी की मैसेजिंग तो बहुत सटल होती है सर, लेकिन फिर भी जो उनकी टीम होती है उनको भी एक दो चीजों पे ध्यान देना चाहिए सर। कि जैसे मोदी जी का तो क्या है कि करिश्मा तो है ही, कॉमन सेंस जो उनका रोबस्ट कॉमन सेंस है वो भी है सर, लेकिन कुछ चीजें होती हैं सर जो उनके जो उनकी भी अगर एक जेन ज़ी की टीम हो जो उनको भी कुछ सटल मैसेजेस दे सके ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। जैसे मैं आपको बताऊं सर, उन्होंने नंदन नीलेकनी जी वाली बात करी कि नंदन नीलेकनी जी इसको देखेंगे। अब सर मैं आपको बता दूं कि ये जो हमें दिखाई दे रहे थे ना जेन ज़ी, उनको पता ही नहीं है सर कि नंदन नीलेकनी है कितनी बड़ी विश्व प्रसिद्ध हस्ती। उनको सर साथ में बस एक छोटा सा पॉइंट टच अपॉन कर देना चाहिए था आधे सेंटेंस का कि ये वो व्यक्ति है जिसने इस देश में आधार बनाया, उस व्यक्ति को हम दे रहे हैं ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये उनकी सर ये जो जेन ज़ी से जिनका इंटरैक्शन होता है रोज, जो उस जेन ज़ी से संवाद करते हैं, उनको अब ये थोड़ा सा इस पे चिंतन करने की आवश्यकता है कि इस जेन ज़ी से कनेक्ट करना कैसे है सर। उसी तरह से सर आपने देखा होगा कि एक सटल मैसेजिंग थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी के अगेंस्ट भले ही कुछ भी नैरेटिव बनाया जा रहा हो, लेकिन आपने देखा हो कि उनने जो इंस्टाग्राम वीडियोस पोस्ट करे उसमें उनने गमछा ओडिशा का पहना था सर। तो कहीं ना कोई टीम होनी चाहिए जो लोगों को समझा भी सके कि ये सब सटल मैसेजिंग क्यों है। तो ऐसा लगता है सर मुझे कुल मिला के।
56 इंची सीने की बात हो रही है। 56 साल का एक व्यक्ति है जो टी शर्ट पहन करके अपने को युवा साबित करने की चेष्टा कर रहा है। राहुल को ये लगा कि यूएस से एक व्यक्ति अचानक लैंड होता है और वो जेन जी की बात करके वो जैसे भी हैं उनको इकट्ठा करना शुरू कर देता है। तो लड़ाई इस समय राहुल गांधी की अभिजीत दीपके से है या अरविंद केजरीवाल से है। मोदी जी से तो नहीं लगती, क्योंकि इनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मोदी जी से ये राजनीतिक लड़ाई नहीं जीत सकते, उनको नहीं हरा सकते। सर इसमें तो इस पे हम चर्चा भी कर सकते हैं, इस पे तो कोई संशय है ही नहीं कि ये लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि ठीक है एक दो इस तरह का कोई नैरेटिव करके, वो भी इनका नैरेटिव नहीं है सर। सच्चाई क्या है कि इन बच्चों ने या सो कॉल्ड बच्चों ने जो अचीव करा, ये देश की सबसे पुरानी पार्टी और राहुल गांधी तमाम विपक्षी पार्टियों को अपने साथ में लेकर भी 12 वर्ष तक उसका कुछ भी अचीव नहीं कर पाए उस तरह का। तो राहुल गांधी सर मोदी जी के अगेंस्ट ऐसा कुछ कर ले, ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो इनका एक ऑपोजिशन में कॉम्पिटिटर खड़ा हो गया सर। अब देखना यह है कि सर अरविंद केजरीवाल से, क्योंकि ये लोग एक्स आम आदमी पार्टी मेंबर्स हैं, तो अरविंद केजरीवाल से जो इनका कनेक्ट है, और अरविंद केजरीवाल जिस तरह से पहले कांग्रेस को डैमेज भी कर चुके हैं। और सर मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी वो जो 20 दिन गायब रहे और राहुल गांधी जो शुरू में इससे कनेक्ट नहीं करे, कहीं ना कहीं सर राहुल गांधी में बेसिकली इस पूरी चीज को लेके बहुत अनसर्टेनिटी थी सर। मुझे लगता है वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना है। वो इस चीज को ना तो एक तो वो सर, और इस कारण से क्या हो रहा था सर कि एक जो एक्चुअली ऐसा मुद्दा था जो धरातल पे या सोशल मीडिया पे चल सकता था, वो उसी के लिए अनसर्टन हो गए और वो खुद उस मुद्दे को ग्रैब कर ही नहीं पाए सर। और प्लस सर क्रेडिबिलिटी वाला भी इशू होता है कि ये मुद्दा वो अगर उठाते तो मुझे नहीं लगता सर कि इस तरह से चल पाता। क्योंकि सर जो व्यक्ति कभी कह देता हो कि आर्थिक सुनामी आने वाली है देश में, कभी कह देता हो हमारे 6 प्लेन गिर गए, कभी कह देता हो कि चाइना 1000 किलोमीटर अंदर आ गई, और उसके बाद जिस तरह से उसका पर्दाफाश हो जाता हो निकट भविष्य में ही, तो क्रेडिबिलिटी भी नहीं है सर कि जनता इनके मुद्दों पे सर विश्वास करे। आपको ऐसा लगता है कि ये जो आजकल बयान दिए जा रहे हैं, अखिलेश यादव आगे आते हैं, कहते हैं कि साहब पुलिस के जवान AK-47 चलाते हैं और जरूरत क्या है पुलिस को ऐसी जगहों पर इस तरह की गन या हथियार लेकर के जाने की और उनका इस्तेमाल करने की। पुलिस का काम क्या है? अगर कोई 163 तोड़ रहा है और दूसरी कानूनी धाराएं भी तोड़ रहा है, बल्कि कानून को अपने हाथ में लेकर के हिंसा पर उतर आया है, पुलिस फोर्स के अधिकारियों पर अटैक कर रहा है, बैरिकेडिंग तोड़ रहा है, भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र संसद में घुसने के लिए साजिशें रच रहा है, दौड़ लगा रहा है और पुलिस वालों को भी कुचलता जा रहा है, मीडिया वालों को पीट रहा है, तो ऐसे में पुलिस क्या करेगी? उन हथियारों का प्रदर्शनी के लिए है क्या वो? इनके तो राज में, इनके पिताजी के राज में किस किस तरह के माफिया मंचों पर होते थे और मुख्यमंत्री रहते हैं मुलायम सिंह यादव उनके कुत्तों से हाथ मिलाते थे। मुख्तार अंसारी खुली जीप में किस तरीके से AK-47 लहराते हुए चलते थे, वो एंटाइटल था क्या? उसको अधिकार था क्या कि खुली जीप में लोगों में दहशत फैलाए, अपनी माफियागिरी चलाए और पूरे इलाके को एक तरीके से बंधक बना ले? ये किस मुंह से इस तरह की बातें करते हैं? चाहे अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो या दूसरे राजनीतिक दल हो, इनका अतीत काले कारनामों से भरा हुआ है। क्या ये लोगों को मूर्ख समझते हैं या ये मान लेते हैं कि अब से 10, 20, 30, 40 या
50 साल पहले जो घटनाएं हुई हैं, 1975 में इंदिरा गांधी ने जो लोकतंत्र की हत्या करके इमरजेंसी लगाई थी, उसको सब लोग भूल गए, या कम से कम आज की पीढ़ी को तो उसके बारे में कोई पता नहीं है। ये सब सोच करके इस तरह की बातें करते हैं ये। सर मैं ऐसा समझता हूँ कि देखिए एक बड़ी एक सर किसी भी इंसान में राजनीति की समझ हो नहीं हो, उसको जीवन का बहुत ज्यादा अनुभव हो नहीं हो, उसको एक चीज पता होती है सर कि पुलिस का मतलब होता है सर सुरक्षा और सुरक्षा का भाव। मैं आपको बताऊं, मतलब मैंने कई बार देखा है सर कि कई बार कोई छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जा रहे होते हैं, वो वहां पे कोई एक गैदरिंग में कोई अराजक तत्व देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, मैंने देखा है कभी कभी कोई फैमिलीज किसी सिनेमा हॉल में बैठी होती हैं और वहां पे कोई मतलब बदमाश बच्चे आके बैठ जाते हैं, वो ऊंची आवाज में गाली गलौज की भाषा यूज करते हैं। तो एक मन में भाव ये आता है कि यार यहाँ पुलिस क्यों नहीं है, सिक्योरिटी क्यों नहीं है, ऐसे तत्वों को बाहर क्यों नहीं निकाल फेंक रही। तो पुलिस का काम ही होता है सर सुरक्षा, और पुलिस का काम होता है जो अराजक तत्व हैं या जो समाज में अराजकता फैला सकते हैं उनको सबक सिखाना सर। ये एकदम, और जनता की अपेक्षा भी यही होती है सर। ये कोई नेताओं के या मतलब माफियाओं के चरण चाटने के लिए इस फोर्स को नहीं बनाया गया है सर। तो उत्तर प्रदेश में सर क्या होता था, आपने फरमा ही दिया। लेकिन सर मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में ये, और ये सर ये एक्चुअली पूरे इंडिया के लिए भी अप्लाई करता है, और खास करके इस आंदोलन में भी जो उससे अगर कोरिलेट करें कि जो हमने देखा कि सर जो पुलिस का रवैया है वो सर मतलब सुरक्षा के भाव के लिए, देश की सुरक्षा, समाज के सुरक्षा के लिए मतलब सबसे ऊंची चीज वही है सर। अगर वो नहीं हुआ, वो अगर सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमारे सिटीजन्स में नहीं हुआ, प्रॉब्लम इसलिए होती है सर जब पुलिस वो नहीं करे जो उसे करना चाहिए। प्रॉब्लम तो तब है सर, और उत्तर प्रदेश में वही होता था पहले। और उसी तरह से सर कई लोग ऐसा चाहते हैं कि ये जब अराजक तत्व इस तरह से एक्ट करें तो पुलिस उनके अगेंस्ट नहीं करे, जैसे कि वो पहले उत्तर प्रदेश में करती थी। लेकिन कोई भी व्यक्ति जिसमें नॉर्मल ह्यूमन इंस्टिंक्ट होगी, समाज के प्रति सद्भावना होगी, देश के प्रति सद्भावना होगी, वो यही सोचेगा कि भाई कोई गुंडागर्दी कर रहा है तो पुलिस उसकी गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर रोके, उसे बंद करे। क्योंकि सर देखिए वहां पे ये जो अराजकता हुई, उस अराजकता से अल्टीमेटली क्या होता, ये होता सर कि जो संभावना थी इसी में जो कुछ 1-2% जो भटक के कोई जेन्युइन लोग भी चले जाते हैं, जिनको इन चीजों की प्रैक्टिस नहीं होती, जो ट्रेंड नहीं है इन चीजों के लिए, उनका कोई नुकसान हो जाता, और वो नहीं होना चाहिए सर। या फिर इन लोगों का जो टारगेट है सर, आप मतलब संसद के द्वार तक पहुंच ही गए थे ना सर, तो नेक्स्ट स्टेप तो मतलब कुछ इसी टाइप का था कि कोई ऐसी अप्रिय घटना हो जाती जो कि नहीं होनी चाहिए। आज सर हम योगी जी को क्यों इतना पसंद करते हैं सर? योगी जी को हम इतना पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि पुलिस ने वो करना उत्तर प्रदेश में शुरू किया जो उसका दायित्व था, जो वो पहले नहीं कर पाती थी। ऐसा नहीं है कि करना नहीं चाहती थी सर, वही अधिकारी है, वही लोग हैं। लेकिन ये सर मुझे लगता है कि अल्टीमेटली इसमें लीडरशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और इसीलिए मुझे लगता है सर कि ये जो FIRs वाली भी जो बात हो रही है ना, ये मुझे लगता है कि इसमें आप शायद इसको बेटर समझा पाएंगे कि इस बात को समझना जरूरी है कि सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स जो कि जेन्युइनली मतलब उनको कहीं बाय चांस उनका नाम गलती से आ गया हो, उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, वो विड्रॉ होंगी। ना सिर्फ गुंडे जो बाहर से भेजे गए थे, बल्कि वो स्टूडेंट्स भी जिन्होंने एक्चुअली वायलेंस करा है, उनके अगेंस्ट जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो होनी ही चाहिए। और सर ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसी से हमारी पुलिस फोर्स का मनोबल भी बना रहता है, जो कभी नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि यदि वो गिरा तो फिर तो सर सिस्टम ऐसे ही तो सिस्टम कोलैप्स करता है ना सर। आपने कहा कि ये लोग संसद के दरवाजे तक पहुंच ही गए थे। ये तो प्रधानमंत्री के
घर के चौखट तक भी पहुंच गए थे इस बार, जो कभी नहीं हुआ इतिहास में। तो इन्होंने सारी वर्जनाएं, सारी सीमाएं लांघ दी हैं ऑलरेडी। अब जरा आखिर में एक वीडियो सुनते हैं, और ये वीडियो जो मैं प्ले करने वाला हूं, ये सेंटिमेंट सिर्फ इस महिला का नहीं है। हर चुनाव एक शिक्षा देने के लिए होता है। ये जो रिजल्ट आते हैं वो सारी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कुछ संदेश भी लेकर के आते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि संदेश प्राप्त करने का जो रिसीवर है वो इनका खराब हो चुका है। आप 2001-2 से लगातार मोदी जी को गालियां दे रहे हैं। देश की जनता उनका प्रमोशन पर प्रमोशन करती जा रही है, उनको सर अपनी सर आंखों पर बैठा के रखे हुए है, और वो लगातार वहां 13 साढ़े 13 महीने साल तक मुख्यमंत्री रहे, और अब 12 साल से देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। तो क्या ये समझ पा रहे हैं कि जो बदजुबानी ये कर रहे हैं और कोई रोड मैप देश के सामने रख नहीं पा रहे हैं? जिन राज्यों में इनकी सरकारें हैं वहां कुछ अच्छा करके नहीं दिखा पा रहे हैं, तो ये मोदी जी से मुकाबला करेंगे उनको गालियां दे करके? राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कई जगह कहा कि हमने इनकी छवि तार तार कर दी है, फाड़ दी है, मिट्टी पलीद कर दी है नरेंद्र मोदी की। क्या वास्तव में ऐसा हुआ है? एक आंकड़ा देता हूं मैं। 2004 से 2014 कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी। 10 साल बाद इनकी सीटें आई थी 44। 2014 से 2024 तक नरेंद्र मोदी की सरकार थी और उनकी सीटें आई 240। ये अंतर है इनकी छवि में, इनके शासन में, और नरेंद्र मोदी के शासन में। तो वो वीडियो सुन लेते हैं, फिर सर उस पर सर जी। आपकी अनुमति से दर्शकों को एक बात और बता दूं, क्योंकि जो वीडियो आप दिखाने जा रहे हैं वो शायद आज के वीडियोस में एक बेहतर वीडियो है, लेकिन आज सर इंस्टाग्राम ऐसे वीडियोस से फ्लडेड है, और ये जो वीडियोस हैं ये भी आपके दर्शक देखेंगे कि ये ऑर्गेनिक कंटेंट है सर। ये जिस तरह से जो इतने दिनों से जो प्रोपेगेंडा चल रहे थे, अब इसको देखेंगे तो समझ में आएगा कि मोदी जी की ताकत क्या है, ऑर्गेनिक कंटेंट क्या होता है। लेकिन साथ में मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए भी एक संदेश है कि एल्गोरिथम में ऐसा कंटेंट हमें कैसे दिखे, इस पे चिंतन होना चाहिए। मोदी जी के लिए, आदरणीय मोदी जी, एक छोटा सा वीडियो है ये मोदी जी के लिए। आदरणीय मोदी जी, इस सीजेपी के प्रोटेस्ट में जो भी हुआ है, क्योंकि मैं ये पिछले 2 दिनों से कंट्रोल कर रही थी, पर आज मुझसे शायद कंट्रोल नहीं हो पाएगा। ये किसी पार्टी के एंगल से मैं नहीं बोल रही हूं, ना ही मैं किसी को सपोर्ट करती हूं, पॉलिटिकल पार्टीज को। रियलिटी इज दिस कि मैंने आज तक कभी वोट नहीं दिया है, मैंने कभी नहीं दिया है, चाहे आप जिस चीज का विश्वास करो या ना करो, मैंने आज तक कभी वोट नहीं दिया। अब दूसरी बात यहां मैं मोदी जी के लिए ये बोलना चाहती हूं कि इस प्रोटेस्ट में आपको जिस तरह से लोगों ने बुरा भला बोला है ना, यहां तकलीफ हुई। ऐसा लगा जैसे आपके साथ हमारा कोई रिश्ता है, कोई बहुत ही पुराना रिश्ता। शायद आप में हमको हमारे पापा और दादा ये सब दिखते हैं, आपको हम अपने पापा और दादा की तरह ही देखते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि हम अपने पापा को या अपने दादा को गाली कैसे दे सकते हैं, या फिर अगर कोई और उनको गाली दे रहा है तो वो हम कैसे सुन सकते हैं। आज मेरे ये आंसू नहीं रोक पा रही हूं मैं, क्योंकि पिछले 2 दिन से बहुत तकलीफ हो रही थी। जब भी मैं इस तरह के वीडियोस, फोटोज, पोस्टर या फिर ये सब चीजें देखती थी तो मुझे यही लगता था कि आप इतना सब कैसे बर्दाश्त कर लेते हो। आपसे पता है मैंने बहुत कुछ सीखा। ये सीखा कि ऐसी कंडीशन में
जब दुनिया आपको इतना कुछ बोल रही हो, आपको कैसे खुश रहना है, आपको कैसे शांत रहना है, ये सब सीखा है मैंने आपसे। आप वो इंसान हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को, भारत को कहां से कहां पहुंचा दिया, इज्जत कमाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन आज 9-9, 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 साल के बच्चों ने उठ के हर अश्लीलता की हदें पार की। बहुत तकलीफ हुई, लेकिन मैं सच कहूं ना, आप में एक अपनापन सा लगता है, ऐसा लगता है कि कोई अपना है। बहुत तकलीफ होती है कि जब कोई आपको गलत बोलता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी सत्ता में है, कौन सी नहीं, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लड़ाइयां अलग हैं, वो सब चीजें अलग हैं। लेकिन जिस तरीके से आपको गलत बोला गया ना, बहुत तकलीफ हुई। एक ऐसा इंसान जिसके घर में कोई भी ना हो, जो बिल्कुल अकेला हो, जिसने इस देश को ही अपना परिवार माना हो, इस देश के हर इंसान को इज्जत और सम्मान ही दिया हो, आज वही बच्चे आगे से उठ के आपको इतना गंदा बोलते हैं। सच में आपसे बहुत कुछ सीखा है। आप चाहे कितने भी बूढ़े हो जाएं, लेकिन हमें आप ही प्रधानमंत्री चाहिए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। अगर आप तक ये वीडियो कभी मेरी पहुंचे ना, तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। कुछ बोलने के बजाय दर्शकों पर छोड़ देते हैं। सर ये एक ऐसा पावरफुल वीडियो था सर कि मुझे ऐसा लगता है, मतलब ये जनरली एक इंस्टाग्राम पे तो आपने देखा ही है कि, और आजकल जो ट्रेंड है एक बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ में होता है। मुझे लगता है सर कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वीडियोस जिसका कि इम्पैक्ट बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के उन बैकग्राउंड म्यूजिक वालों से भी ज्यादा था। थैंक यू सो मच एकलव्य जी, और प्रणाम दर्शकों का सर। भी आभार। आप सब मंथन करिएगा।